इन्वॉल्व हो जाओ। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सॉइल। क्या होती है सॉइल? क्या होती है मिट्टी? क्या क्या सॉइल क्या होती है? अब मैं हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछ रही हूँ। हिंदी क्या हो गया और इंग्लिश क्या हो गया? मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं? मिट्टी नहीं कहते हैं। आम बोल चाल में कहते तो मृदा ही थे। मृदा में टंक देखो कितना मूव और मृदा, मिट्टी आराम से निकल रहा है, तो जोर नहीं लगता है। तो कई चीजें हैं जो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर लिए, हिंदी में भी चेंज कर लिए हैं, जिसको कहते हैं भ्रंश भाषा, जो फूट फूट के अपनी लैंग्वेज में आई है। तो मिट्टी भी जो हमारा शब्द है वो फूट फूट के क्या आया आपके में आया है। मृदा बताओ क्या होती है? आज तेज नहीं आया? नहीं। कल भी बोल ही रहा था मैं नहीं आऊँगा, मुझे लगा कि क्लास हो रही है कि हाँ बताओ मृदा क्या है? क्या आप देख सकते हो मृदा को? पृथ्वी के ऊपरी परत ही मृदा होती है, पृथ्वी के नीचे भी मृदा होती है। जी मैम क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ मृदा बनती कैसे है? साक्षी नहीं पता? चट्टानों के टूटने से। वेरी गुड। और ये तो सब बता रहे हो, चट्टानों के टूटने से मृदा बन रही है। मृदा बनती कैसे ये नहीं बता रहे हो। मृदा बनने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। अगर पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ। नहीं पता मृदा बनने का? मान लो आपने अपना एक घर बना लिया, ठीक है। घर जो बना है वो कैसे संरचना है? ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में घर होता है। अब उस घर की मेंटेनेंस नहीं करी जाएगी। मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस घर का क्षरण होगा। अपने आप से ही होगा ना। आप तो नहीं तोड़ रहे हो तोड़ा लेके उसको, अपने आप से देख रहे हो। थोड़े दिन बाद क्या होगा? दीवारों का पेंट फूलने लगेगा। पेंट फूल के वो पपड़ी बन के छूट के नीचे गिरने लगेगा। और मेंटेनेंस नहीं करोगे तो पता चलेगा अंदर जो सीमेंट भरा है वो भी बाहर निकल के आने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है आपके मकान का? क्षरण यानी कि अपक्षय हुआ। अब उस अपक्षय में आपने वो सब चीज़ें नहीं उठाई जो वहाँ गिरी पड़ी हैं, तो परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत जमती जाएगी। वो क्या बना लेगी? आपके मृदा। पहले आप देखोगे कि बड़ा पार्टिकल है, फिर वो बड़ा पार्टिकल धीरे 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 क्या होगा? टूट के बहुत छोटे वाले साइज में बन जाएगा। तो कभी कभी ऐसी मृदा भी होती है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देती है, पर वो होती है। अगर उसका एक पार्ट को सेपरेट कर दिया जाए, बहुत छोटा सा पार्ट मृदा का निकाल के पूरी मृदा में से छोटा सा पार्ट अलग रख दिया जाए, तो आपको आपकी आंखों से दिखेगा नहीं। अभी आपकी टेबल पर बहुत सारे धूल के दाग होंगे, आपको दिख रहे हैं, पर इसमें जब अब देखो, अब उससे तुरंत ऐसे करा जैसे मैंने करा, आप देखो अब हाथ में तुरंत आया होगा। अरे हाँ दिख तो रहा है कुछ पाउडर जैसा, है ना। अब ये जो पाउडर जैसा दिख रहा है आपको क्या होगा? क्लियर होगा। ये बच्चों वाली हरकतें होती है ना, ठीक है, कभी कभी बच्चों वाली हरकतें भी करनी चाहिए। तो आप ऐसे समझो, किसी भी चट्टान को टूटने के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? मतलब किसी भी मृदा को सबसे पहले बनने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जैसे आप घर में खाना बना रहे हो, है ना, घर में खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री क्या होगी? सब्जियां, नमक, है ना। ऐसे ही मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी? पेरेंट मटेरियल, मतलब पैतृक चट्टानी। पैतृक चट्टान नहीं होगी तो क्या आपकी मृदा निर्माण होगा? क्योंकि इसी पैतृक चट्टान का ही तो क्या होगा? वेदरिंग होगा, है ना, अपक्षय होगा। इसी अपक्षय से फिर क्या होगी? अब अपक्षय का मतलब जब मकान टूट रहा है, फूट रहा है, तो मिट्टी वहीं गिर जा रही है। अब आप मकान का जो टूटा फूटा क्या है, उसको क्या कहते हैं? मलबा। उस मलबे को कहीं और फिकवा देते हो? नहीं। फिर वो मलबा अपने घर में फिर से लगा लेते हो क्या? चरण यूज होता है। बताओ, अब ये बताएगा क्योंकि इसने सिविल इंजीनियरिंग करी है। बताओ क्या करते हो तुम उसका? फिर मैम फर्स्ट के नाम में आता है और उसका पटाने का काम कोई फर्ज हो गया ना,
चलो तुम रोड़ा कंकड़ बंद करो। तो अब ये जो मिट्टियाँ हैं जो अपचय हुआ है उसको इरोजन होता है, उसका इरोजन कौन करेगा? पवन करेगी। इसके अलावा पानी यानी कि नदियाँ करेगी। तो नदियों ने जो इरोजन करके आपके जो सामान लेके आए हैं, कौन सा सामान? यही अवसाद जो लेके आए हैं, उसी से तो आपके मैदानों का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पड़ा था, कौन कौन से पार्ट में बांटा था? अच्छा चलो अब ये बता दो, 5 कौन कौन से पार्ट थे? पंजाब में और ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी? नदियाँ क्या करें? इरोजन से मैदान का निर्माण कर रही हैं। क्या नदियाँ ही, उसके साथ साथ पवन भी है जो क्या कर रही है? इन्हीं मिट्टी को लाके दूसरी जगह पर लेके जाती है और मैदानों का निर्माण करती है। और यही तो परतों के ऊपर परत के ऊपर परत लगा रही हैं। अभी मैंने यही बात तो कही थी, इस कमरे को बंद कर दिया जाए और बंद करके कोई छोटा सा कागज़ या कुछ ऐसा छोड़ दिया जाए और आप साल 2 साल 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद वो कमरा खोलेंगे तो उस कमरे में क्या मिलेगा? धूल मिट्टी। क्या वो कागज़ वैसे ही आपको मिलेगा या उस दब जाएगा? दब गया होगा ना। तो ये जो पैतृक चट्टानें हैं जो धरती के अंदर ठोस चट्टान है, वो कहीं ना कहीं किसके नीचे दब गई है? आपके इन्हीं मिट्टी के नीचे दब गई है। अब इन मिट्टी के जब नीचे जाओगे तो आपको कहीं लास्ट में जाके क्या मिलेगा? आपको मिट्टी के भाग। तो जो ऊपर से नीचे तक मिट्टी के पार्ट में जाते हैं तो अलग अलग कलर की मिट्टी मिलती है। कहीं मिट्टी बहुत फाइन मिलेगी, कहीं मिट्टी थोड़ी सी मोटी मिलेगी, कहीं मिट्टी के साथ कंकड़ मिलेंगे, कहीं पूरी तरह कंकड़ मिलेंगे। तो ऊपर से नीचे तक जाने में ये मिट्टी का क्या कह रहे हैं हम? मिट्टी का संस्करण, यानी कि हॉरिजेंटली जो हम नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो लास्ट में हमें जो चट्टान मिलेगी वही चट्टान मिल रही है जिससे हमारी क्या मिल रहा है? मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो मिट्टी बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है आपकी पैतृक चट्टान होनी चाहिए। जब पैतृक चट्टान होगी तो उसके साथ क्या होगा? इरोजन होगा। अब इरोजन कैसे होता है? अपचय की क्रियाओं में क्या क्या शामिल होते हैं? हाँ, कौन कौन से कारक हैं जो अपचय करते हैं? धूप, पानी और धूप, पानी, ओस। अब देखो मेनली अपचय में जो हम कारण इस्तेमाल करते हैं, एक तो हो गया आपका भौतिक और एक हो गया रासायनिक। आपने अपने घरों में कपड़ों के लिए चिमटियां लगाई होंगी तारों पर, प्लास्टिक की हो या लोहे की हो या आजकल वो पॉलिश वाली आती हैं। क्या जैसे आप मार्केट से लाते हो वैसे ही रहती है या उसमें कुछ चेंज हो जाता है? चेंज क्या होता है? प्लास्टिक वाली का कलर उड़ जाता है, जंग आ जाती है। तो लोहे वाली में जंग आना मतलब एक रासायनिक क्रिया हो रही है, और प्लास्टिक वाली का रंग उड़ जाना किसके कारण हो रहा है? ताप और धूप एक ही बात तो होगी ना, है ना। तो सेम चट्टानें होती हैं, जब उन पर क्या होता है? बहुत अधिक ताप पड़ता है। गर्मियाँ आ रही हैं तो ताप पड़ेगा, चट्टान एकदम क्या हो गई? गर्म हो गई। उसके बाद बारिश हुई, ठंडी बारिश हुई, तो गर्म चट्टानों में एकदम ठंडी बारिश हुई तो कहीं ना कहीं उसमें चटकन आई। यही चटकन जब ठंडा गरम की प्रोसेस होती है, जब गर्म होगी चीज़ तो फैलेगी, ठंडी होगी तो सुगड़ेगी। गर्म और ठंडे के कारण क्या होता है? वो उसमें दरारें पैदा हो जाती हैं, और ये दरारें क्या हो जाती हैं? इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि फिर वो टूटने लगती हैं। तो चट्टानें बाद में क्या होती है? इन्हीं तापमान के, यानी कि जो गर्म हो रहा है, अब तापमान भी यहाँ आ जाएगा भौतिक में, जो आपकी वर्षा की प्रणाली वो भी यहाँ पर आ जाएगी। पर वर्षा के साथ जो चट्टानों में खनिज तत्व होते हैं ना, जब वो अभिक्रिया करते हैं रासायनिक, तो उसमें कुछ क्या रासायनिक परिवर्तन आते हैं। रासायनिक परिवर्तन मोस्टली हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, पर भौतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो किसी भी चट्टान का अपचय के लिए भौतिक और रासायनिक क्रिया होना आवश्यक है। तो जब भौतिक अपचय होगा, रासायनिक अपचय होगा, उसके बाद क्या होगा? वो उस स्थान पे रह जाएगा। जब उस स्थान पे रह जाएगा तो क्या भौतिक और रासायनिक अपचय से जो चट्टानें बनी हैं, मतलब उनका जो निर्माण हुआ है मिट्टी का, तो हम क्या उसको कह सकते हैं कि पक्का मृदा बन गई है? बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते हो?
जब तक मृदा हम पूरी मने नहीं मानेंगे। भौतिक, रासायनिक और जैविक, जिसमें आप देखते हो ना कभी कभी क्या हो जाता है, जानवर मर जाते हैं तो उनकी भी हड्डी होती, उनके भी जीवाश्म उसमें पाए जाते हैं, उनको भी क्या करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको क्या करते हैं, बड़े से छोटे चट्टान कणों में तोड़ देते हैं और उसको मृदा में मिला देते हैं। तो यही पूरा कंपोनेंट यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये पूरा कंपोनेंट मिला के क्या बनाता है, आपकी मृदा का निर्माण करता है। चीज समझ में आ गई? सॉइल फॉर्मेशन डायग्राम सीधे सीधे बताया है। क्या हो रही है, रॉक हो रही है, मेन रॉक है। ये रॉक क्या होगी में धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी। जैसे ही पानी बरसेगा तो रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया के द्वारा भी इन मृदा में क्या होगा, कुछ केमिकल फॉर्मेशन होगा। फिजिकल तो वही क्या है, केमिकल फॉर्मेशन के बाद ये क्या होगी, पानी के साथ बहती हुई जाएगी। जब ये बहती हुई जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थानों पर क्या हो जाएगी, एकत्र हो जाएगी। जिस तरह से भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मृदा पाई जाती हैं। अब पानी द्वारा जो नदियों द्वारा जो मृदा लाएगी है उसको क्या कहेंगे, जलोढ़। हिम द्वारा जो मृदा लाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, हिम द्वारा। जो जल द्वारा लाई उसको जलोढ़ कह रहे हैं, जो हिम द्वारा लाई उसको हिमोड कह रहे हैं। हिम ओड यानी कि जो हिम ने बिछाई है उसको हिमोड कह रहे हैं। जो आपकी पवन लाएगी उसको क्या कहेंगे, पवनोड। ओड का मतलब क्या रहेगा, ओड मोड उसी में लग जाएगा, पवन द्वारा आएगा वो पवनोड हो जाएगा। ठीक है, तो हिमोड, इसके लिए इंग्लिश में हम जलोढ़ को क्या कहते हैं, एलुवियल, और इसको कहेंगे इलुवियल। एलुवियल और इलुवियल याद रखना। अगर पेपर में आएगा एक की जगह ई कर दिया होगा तो आपको लगेगा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना। हिंदी में भी होगा। अब मान लो जो इंग्लिश वाले होंगे, पढ़ तो सब लोग हैं, अब उन्होंने इंग्लिश में भी हिमोड नहीं लिखा, इंग्लिश में भी वही शब्द दे दिए। कभी कभी होता है ना, हिंदी में नहीं देते हैं, हिंदी में भी वही उसको वर्तनी को इंग्लिश में ही लिख के दे देते। अब क्या करोगे आप, तो याद रखना जो हिम से बन रही है उसमें ई आ रहा है, जो जल से बन रही है उसमें ए आ रहा है, एलुवियल और इलुवियल। याद रखोगे तो पहला प्रोसेस समझ में आ गया। अपक्षय हो रहा है, ये जितना भी तुमको दिखाया जा रहा है ये क्या है, फिजिकल है या केमिकल है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। क्योंकि वर्षा होती हुई हमें दिखाई दे रही है, वर्षा के बाद चट्टानों के जो खनिज हैं वो कैसे इसमें क्रिया कर रहे हैं वर्षा के साथ, हमें नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर इरोजन कैसे, वो वेल्डिंग कैसी हो रही है, फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरह से हो रही है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट, यानी कि जो आपकी मृदा बन रही है, मृदा को बनाने में कौन कौन से कारक सम्मिलित होते हैं। पहला है पेरेंट मटेरियल, यानी कि पैतृक सामग्री या पैतृक चट्टानें इसको बोल सकते हैं। पहली बात, एक क्या होनी चाहिए, चट्टान। मकान को तोड़ने के लिए पहले मकान होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझो, खाना बनाने के लिए घर में आपकी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर दम आलू आप बना रहे हो तो दम आलू के लिए आवश्यक सामग्री क्या हो गई, आलू। आलू घर में नहीं होगा तो आप दम आलू की सब्जी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिट्टी बनानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, पैतृक चट्टान होनी चाहिए, है ना। सबसे नीड है सबसे पहला। अब आलू बनाने के लिए आपको, दम आलू बनाने के लिए आपको वो भी तो आनी चाहिए, रेसिपी, है ना। बिना रेसिपी के काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। अब रेसिपी नहीं है, आलू उलू सब है मेरे पास, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो फिर बेकार है मेरे लिए। तो यहाँ पर अगर मेरे पास पैतृक सामग्री है, अब बाकी और चीजें नहीं है तो फिर बेकार है। तो जो आपकी जो रेसिपी है, यानी कि एक रेसिपी क्या है, सब्जी बनाने का प्रोसेस, इसलिए यहाँ पर भी एक प्रोसेस है अपक्षय होना। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसका इरोजन होना चाहिए। जब वो इसका क्या हो रहा है, वेल्डिंग होनी चाहिए।
जब इसकी बैटरिंग कैसी होगी, बैटरिंग डिपेंड करती है क्लाइमेट पर। क्लाइमेट कैसे करता है बताओ? क्लाइमेट से कैसे, सिर्फ तापमान या वर्षा ही है या इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? अच्छा मेरी एक बात बताओ, ये मैंने पर्वत बना दिया, पर्वत है या उपजा भूमि समझ लो, यहाँ समझ लो बात। ये है साउथ और ये है नॉर्थ, मिट्टी दोनों की तरफ है, कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, साउथ वाली या नॉर्थ वाली? नॉर्थ नहीं होगी, नॉर्थ ही होगी, क्यों बताओ? क्योंकि मैम जो वहाँ से नदियाँ आती है वो अपने साथ में, मतलब नदी अपने घाटी नहीं वैसे बहना पसंद करती है, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है वो यहाँ मैं क्लाइमेट से रिलेट कर रही हूँ, नदियों वाला लोग मत अभी। तो मैम आपने बोला सूरज वहाँ जाओ अभी हम, हाँ यही तो बात कर रही हूँ। मृदा बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है? मृदा को पनपने के लिए क्लाइमेट जिम्मेदार है, ठीक है। यहाँ हम बताने की बात कर रहे हैं कि आपकी जो चट्टान बन रही है, चट्टान टूट रही है, मृदा बन रही है, उसमें क्लाइमेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर और आपकी वर्षा। टेम्परेचर और वर्षा ने क्या कर अपना काम कर दिया, अब मृदा बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब मृदा में जो पोषक तत्व होंगे वो साउथ में ज़्यादा होंगे या नॉर्थ में ज़्यादा होंगे, ये मुझे बताओ। अब मैं देखूँ आप नेचर साइंस को कितना फॉलो करते हो, कितना जानते हो उसके बारे में। यही तो ज्योग्राफी है कि कमरे में बैठे बैठे दुनिया में कहाँ पर इस समय क्या हो रहा होगा, वेदरिंग कैसी होगी, वो आप बताओ। बारह यहाँ बज रहे हैं, अमेरिका में क्या होगा इस समय? रात तो सबको पता है, टाइम बताओ। मैम दक्षिण भारत में ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता है, जो मतलब जहाँ ज़्यादा मौसम परिवर्तन हुआ वहाँ पे स्वास्थ्य होगी ज़्यादा। दक्षिण, ठीक है, तुम थोड़ा सा सही पहुँच गए। देखो सूरज क्या करता है जी, नॉर्मली है, आपको भी अगर सूरज की प्रकाश ना मिले तो आपकी बॉडी भी बेकार हो जाएगी, न्यूट है आपको भी, ऐसी सॉइल को भी क्या है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। जब दक्षिण मुखी, यहाँ दक्षिण मुखी समझ लो, सूर्य रोटेट कर रहा है, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा हो, सूर्य जो आपका जाता है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब मूवमेंट करते हुए वो दक्षिण की ओर आता है, उत्तर की ओर नहीं आता। याद पता है सबको ये बात कि नहीं? नहीं पता? अब आप देखो, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, सूरज ऐसे जाता है, कभी ऐसे तो नहीं गया, तो जब ऐसे नहीं गया तो सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश किस रेखा को मिल रहा है? पश्चिम से दक्षिण वाली, यानी कि दक्षिण मुखी जितनी चीजें होंगी उसको सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है, और जितनी उत्तर मुखी चीजें होंगी उसको सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है। आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और सूर्य ऐसे जा रहा है तो मेरे फेस पर ज्यादा पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरा फेस किधर है? दक्षिण मुखी है, और जबकि मेरी बैक क्या है? उत्तर की तरफ है। अब मैं इधर कर लूँ तो उत्तर मुखी हो गया, तो मेरी बैक साइड पे सूरज जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, जब सूर्य क्या करता है? टर्न करता है, तो दक्षिण मुखी जो मृदा होगी वो अधिक उपजाऊ होगी, किसके कंपेयर में? उत्तर मुखी के कंपेयर में। तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर आ गया ना, अब यहाँ पर हम क्लाइमेट की बात इसीलिए तो कर रहे हैं, जहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, दिन की अवधि कैसी होनी चाहिए? कम या ज़्यादा होगी तब भी आपकी मृदा को इफेक्ट डालेगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तब भी आपकी मृदा को क्या डालेगा? इफेक्ट डालेगा। अगर कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही होगी, वर्षा कम हो रही होगी, वो भी आपकी मृदा पर इफेक्ट डालेगा। तो टेम्परेचर क्या करता है? मृदा के टाइप, कितने प्रकार की मृदा बन सकती है, ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर। आगे बात समझ में, तो धीरे धीरे इनके ऊपर आएंगे जब टाइप पढ़ोगे। ट्रोपोलॉजी सेम यही वाली बात कह दी है, क्लाइमेट और ट्रोपोलॉजी यानी कि आपका जहाँ पर फर्श है। अब यहाँ पर प्रवणता आ जाती है, यानी कि ढाल, कहीं का ढाल बहुत तीखा है और कहीं का ढाल कैसा है? कम है। तो इस ढाल पर मृदा रुकेगी क्या? और कहीं पर ऐसा है सपाट। अब ये बताओ, मृदा की परत ज्यादा मोटी कहाँ पाई जाएगी? सपाट में। आगे बात समझ में,
तो जो आपके स्थल की ट्रोपोलॉजी, इसको आप उच्चावच से भी कह सकते हो या रिलीफ से भी डिपेंड कर सकते हो। जो सपाट होगा यहाँ पर मृदा की गहराई क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पर मृदा अधिक मोटी पाई जाएगी। जबकि तीव्र ढालों में मृदा कैसी होगी, छिलछिली होगी। कभी पहाड़ों पे जाओ और देखो जहाँ पर एकदम तीव्र स्टीप क्या होगा, ढाल होगी, स्लोप होगा, वहाँ पर देखना मिट्टी टूटी फूटी होगी, छिलछिली मिट्टी पाई जाएगी, एकदम बिल्कुल ये आपस में जुड़ी हुई नहीं पाई जाएगी। जबकि इसके अपोजिट में सपाट स्थान पर देखो तो मृदा के कण आपस में जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर तीव्र ढाल होगा वहाँ पर मृदा कैसी पाई जाएगी, पचकर छिलछिली पाई जाएगी। जबकि यहाँ पर जहाँ पर ढाल कैसा होगा, कम स्लोप वाला होगा, यहाँ पर मृदा की इसकी कंपेयर में कम पर इसकी इसके कंपेयर में कम होगा, पर इसके कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगी। तो समझ में आ गया, ट्रोपोलॉजी भी क्या करती है, आपके मृदा पर इफेक्ट डालती है। कहीं ढाल बहुत ज़्यादा होगा तो मृदा रुक नहीं पाएगी और निकल जाएगी, और ये मृदा पानी भी के साथ भी क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी। जहाँ सपाट होगा वहाँ पर नमी की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। अच्छा, जो उन्नमुखी, दक्षिण उन्नमुखी और नॉर्थ उन्नमुखी है, यहाँ पर दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर मृदा में नमी पाई जाएगी या नहीं, क्योंकि सूर्य का ताप ज्यादा पड़ रहा है तो नमी की मात्रा कम होगी। अब यहाँ पर देखो प्लांट्स कैसे डिपेंड मृदा को बनाते हैं। बताओ, क्या आपके प्लांट्स का मृदा को बनाने में रोल है? अभी मैंने बताया फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के साथ साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होना आवश्यक है। आपके मृदा में सूक्ष्म जीव यानी कि जीव जंतु के कण भी पाए जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा आपकी मृदा नहीं बनेगी। इसके अलावा और भी काम करते हैं ये लोग। सूक्ष्म जीव का काम क्या होता है, क्यों ये आवश्यक है? देखो, मृत सूक्ष्म जीव भी मिलेंगे जिनके क्या है वो अपशिष्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। कवक और शैवाल द्वारा उनको मृदा में ही मिला दिया जाता है। अब ये कवक और शैवाल आपके मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव ही तो है। इनका काम क्या है? उपजाऊ बनाना। क्या करते हैं ये? कैसे? वैसे उर्वरता को बढ़ाने के लिए तो पूछ रहे हो, कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। क्या बहुत कुछ कर रहे हैं? यही तो मैं बहुत कुछ पूछ रही हूँ। शब्द नहीं आ रहा। हाँ, डीकम्पोज तो कर दिया। जो आपकी क्या है जीव जंतु या वनस्पति के अवशेष पाए गए थे उनको डीकम्पोज करके मिट्टी में मिला दिया, तो आपकी मिट्टी पूरी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद वो क्या चले जाते हैं, इसी में रहते हैं। क्यों आवश्यक है ये हमारे लिए? नहीं आ रहा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मृदा में जब नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ ये क्या करते हैं, उपस्थित और ऑक्सीकरण करके मृदा के नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। आगे बात समझ में? तो आपके क्या है, प्लांट्स और जीव, और इसके साथ साथ ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? मृदा में जीव जंतु के अपशिष्ट कितने मिले हुए हैं उसको कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, मृदा में जितनी ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी मृदा उतनी ही उपजाऊ होगी। तो समझ में आ गया? ये मृदा में ह्यूमस की मात्रा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो जीवित जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। इसके बाद समय बैरियर है। समय भी क्यों डिपेंड कर रहा है मृदा के निर्माण में? मृदा ये नहीं है कि आलू की सब्जी की तरह एक सीटी बजाई और बन गई और चट से खा ली। चट से हम खत्म तो कर देते हैं मृदा को, पर मृदा को बनने में लाखों टाइम लग जाता है। अभी मैंने आपका एग्जाम्पल दिया था ना, ये गमला हम बिल्कुल साफ करके गए हैं, कागज का रख दिया है या पत्ते वत्ते रख दिए हैं, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगी, धूल जमती जाएगी। और आप ये नहीं कहा मैंने आज बंद करो और कल खोलो तो आपको ऐसा प्रोसेस मिलेगा। धूल की मोटी परत जमा होने के लिए भी क्या चाहिए होगा, लंबा समय। तो मृदा को बनने के लिए लंबा समय चाहिए होगा। ये सब चीज़ें होंगी तभी आपकी क्या बनेगी, मृदा बनेगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका मृदा नहीं बनेगी। तो ये सारे प्रोसेस हैं
जब पूछा जाएगा मृदा के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक है, तो सबसे पहले तो आपका निर्माण में क्या होना चाहिए, पैतृक चट्टान होनी चाहिए। क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, तापमान और वर्षा, जो क्या कर रहे हैं इसका वेदरिंग करने में सहायक हैं। और वेदरिंग करने के साथ उच्चावच भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि उच्चावच कहाँ पर कैसा है, वहाँ पर मृदा कैसी अधिक मात्रा में पाई जाएगी या कम मात्रा में पाई जाएगी। समय तो आ ही गया और आपके साथ में जीवन आ गए। इसमें ये चीज समझ में आ गया आपको, कोई डाउट? चलो, कंपोजिशन ऑफ हेल्दी सॉइल क्या बताया, मृदा में होती क्या क्या है, मटेरियल्स होंगे। लगभग जो मटेरियल्स का परसेंटेज होता है वो 45%, ठीक है, 45 से 55। अब ये नहीं है एक्यूरेट क्या कर दिया 45 बता दिया तो नहीं, 45 होगा। किसी मृदा में मटेरियल की मात्रा अधिक, किसी में कम पाई जाएगी। वो क्या है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या मृदा में वाटर होता है ना, कितनी मात्रा है 25%। इसके बाद मृदा में एयर भी होती है, एयर की मात्रा क्या है 25, 50 और 45। उसके बाद क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक, चलेगा या नहीं, आफत, ये तो वास्तव में आफत है। ये मेरे साथ ही क्यों इसको बंद करता है, देखो नहीं चल रहा है, अपने आप ही देख लो। 5% है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है आपके, वही ह्यूमस, वही क्या है, वही ह्यूमस है जो क्या है आपके जीव जंतु का अपशिष्ट, यानी कि डीकम्पोज होके किसमें मिल गए हैं, मृदा में मिल गए हैं। जिस मृदा में ह्यूमस नहीं होगा वो मृदा अच्छी नहीं मानी जाती है। ये ह्यूमस होना भी क्या है, आवश्यक है। इसके साथ साथ आपके सूक्ष्म जीव जो क्या बताए थे, कवक और शैवाल, जो क्या करते हैं, डीकम्पोज करने का काम करते हैं। कार्बनिक को डीकम्पोज करेंगे या कार्बनिक को करते हैं, अकार्बनिक को नहीं कर पाएंगे क्या, प्लास्टिक को कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, प्लास्टिक को नहीं कर पाएंगे। जितने भी क्या हैं आपके पेड़ पौधे हैं या हम लोग हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। कहावत सुने हो ना, मिट्टी का शरीर है मिट्टी में मिल जाना है। क्यों कहते हैं, जलोगे तब भी मिट्टी में जाओगे और दफनाओगे तब भी मिट्टी में जाओगे। आगे बात समझ में, तो हमारा वह शरीर क्या है, तो ये डीकम्पोज होकर कहीं ना कहीं हम मिट्टी में ही तो जाते हैं। तो ये जो मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, एक छोटा सा कीड़ा कर रहा है जो आपको आपकी नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। उसका नाम है आपका कवक और शैवाल। तो ये क्या हो गए, कंपोजिशन ऑफ हेल्दी सॉइल। तो हेल्दी सॉइल में इतनी चीजें आपको चाहिए होंगी। ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़े। वेल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। अब सॉइल का क्या है, मैंने सिर्फ एक कण लिया है, ठीक है, पूरी मिट्टी नहीं लाई हूँ, ये छोटी सी मिट्टी लाई हूँ जिसमें क्या दिख रही होगी, वाटर भी दिख रहा होगा आपको, एयर भी दिख रही होगी, ठीक है। ये पूरा सॉइल जो दिखाया है ना, एक इसमें एयर भी है, वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, यानी कि खनिज तत्व भी मिले हैं। ऐसे खनिज तत्व जो वर्षा जल के साथ मिट्टी में घुलनशील हो गए हैं, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। वो कैसे मिल गए हैं, इसी मिट्टी में मिल गए हैं। अब इसको मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, मुझे वैसे कोई समझ नहीं आ रहा है। आपकी आत्मा से कोई इस तरह जुड़ जाना कि जिसको आप अलग नहीं कर पाओ, तो सेम वही है, मिट्टी के साथ खनिज क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। मिट्टी से आप जल को अलग कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते, पर प्रकृति कर सकती है, करती है ना। जब प्रकृति से मृदा में से क्या होगा, नमी हट जाएगी तो वो शुष्क मृदा का नाम ले लेगी, जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। यही प्रकृति क्या करेगी, निक्षालन करके खनिज को नीचे डाल देगी, तो ऊपर जो मृदा दिख रही है वो आपको, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी मृदा को कहते हैं अनुपजाऊ मृदा। आगे बात समझ में, तो मृदा में जो एक
हेल्दी मृदा है। जो अभी कंपोनेंट्स बताए थे वो सारे कंपोनेंट्स होंगे उसमें, जिसमें आपका एयर भी होगा, वाटर भी होगा और खनिज भी होंगे। आगे बात समझ में देख लिया मृदा का स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, अब बात करेगी जो आपको मृदा मिल रही है, जो आपको देखने को मिलता है, एक्चुअल में आपको ये देखने को मिलता है ऊपर वाली सतह। क्या उसके बाद नीचे आप देख पाते हो? आपके एनसीईआरटी में ये लिखा है आप पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो क्या आप इतना बड़ा गड्ढा खोदते हो कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर तक का इतना गहरा गड्ढा खोदते हो क्या पौधा लगाने के लिए? इतना सा खोदा जाता है। इतने से गड्ढे में जड़ें तो देखो कहाँ तक जा रही है पौधे की, तो क्या आप ये सारे देख लोगे? नहीं, ये कब देखेंगे हम? जब गहरा गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा, कुआं, या क्या करते हैं खनन कार्यों में, जब धरती की खुदाई होती है तब हमको ये सारी परतें मिलती हैं। नॉर्मल जो ऊपर वाली परत होती है उसको कहते हैं ओ लेयर, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक लेयर भी कह रहे हैं। इस परत में क्या होगा? ह्यूमस की मात्रा मिल रही है। कौन सा ह्यूमस है? वही ह्यूमस है जिसमें आपके जीव अवशेष मिल रहे होंगे, सड़े गड़े जीव के अवशेष मिलते होंगे, और ये पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आता है ए संस्करण। इसमें क्या होता है? ये देखो यहाँ पर ये दिखाया है ना पतला सा, ये जो पतला ब्राउन है, ये आपका क्या है? वो लेयर। तो कभी कभी आपके पेपर में लेयर को क्या है मैच करने के लिए, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा, फिर इनकी क्या पूछी जाती है? क्वालिटी पूछी जाती है कि या क्वालिटी दे दी जाएगी और आपको एक कर क्या दिए जाएंगे? इनके हॉरिजॉन्टल लेयर दे दी जाएगी, फिर मैच का फॉलोइंग करने के लिए आप इनको मैच करें और सही फूड का चयन करें। अब ए वाली देखो, ए वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? इसमें क्या मिल रहे हैं? आपके मिनरल्स मिल रहे हैं और फिर ह्यूमस मिल रहा है, जबकि ऊपर वाली परत में ह्यूमस मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। अब इसके नीचे आओगे तो ई परत दे रखी है। ई एक्चुअल में वैसे कोई परत नहीं है, जब आपके पेपर में आएगा तो ओ, ए, बी, सी, आर। आर को कहाँ कभी कभी पी और कभी कभी डी भी बोल देते हैं, क्योंकि ए बी सी डी के नाम से उसको डी कर देते हैं। पीछे कहोगे तो पीछे वही आपका पेरेंट मटेरियल, यानी कि जो पेरेंट रॉक्स होती है उसको बात करते हैं। ई कोई ऐसी कोई परत नहीं है, बस हमने ई यहाँ पर क्यों दिखा दिया? ई परत वो है जो क्या है बी के भी गुण रख रही है और ए के भी गुण रख रही है, यानी क्या है? एक ऐसा संक्रमण जोन है जो दोनों ही गुण रखते हैं। ऐसे समझ लो जैसे एक ऐसा आदमी है जिसमें औरत के भी गुण हैं और महिलाओं के भी गुण हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? दोनों के गुण रख रहा है, तो सेम कंडीशन ही ए के भी गुण रख रहा है और बी के भी गुण रख रहा है। तो ऐसे पद को हम लोगों ने क्या कह दिया? ई। तो इसमें क्या होगा? लीचिंग मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। लीचिंग अभी प्रोसेस समझोगे, लीचिंग होती है जहाँ पर लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कौन सी मृदा बनती है? वहाँ के खनिज। लीचिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, जिस मैदान में या पर जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है वहाँ पर नदियाँ, वो पानी क्या होता है नीचे चला जाता है, और जब ये पानी भूमिगत होता है तो उसके साथ जो खनिज पदार्थ ऊपर मिले होते हैं, मोस्टली क्या होता है चूना और सिलिका, वो भी इसके साथ नीचे चले जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थ नीचे, तो ऊपर जो मृदा बच गई है वो कैसी हो गई? बिना खनिज की हो गई। तो ऐसी मृदा क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? लीचिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर तो था ना, यहाँ पर खनिज मिल रहे थे, वो पानी के साथ खनिज कहाँ चले गए? नीचे चले गए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम फाइन मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? थोड़े कंकड़ पत्थर भी मिल सकते हैं, थोड़ी सी इसके भी गुण मिलेंगे। तो ये इसको ई लेयर वैसे नहीं है, पर अगर आ जाए तो ई लेयर ऐसे कर देना जहाँ पर ए और बी दोनों के गुण मिलेंगे। बी में क्या होगा? डिपॉजिट मटेरियल, सॉरी मिनरल्स और मेटेलिक साल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े मिट्टी के मिलेंगे और बीच बीच में मोटे मोटे कण मिलेंगे। तो अब आपकी जो पेड़ की जड़ जाती है, नॉर्मली पूछा जाता है कहाँ तक जाती है, तो आपके बी यानी कि सब सॉइल तक जाती है, उससे नीचे नहीं जाती है। उसके बाद सी देखो, पार्टियली क्या होगा? इसका बैटरिंग होगा, पूरी तरह अच्छे नहीं हुआ है। मैंने क्या बात करी थी? मकान का पेंट छूटा, पापड़ी वहीं पड़ी रह गई, ठीक है? उस पापड़ी के ऊपर फिर और पतली पतली मिट्टियाँ जमती गई। सेम यही समझ लेना, नीचे क्या है? ठोस चट्टान है,
ठोस चट्टान का अपचय हुआ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में यही रह गया, उसके ऊपर क्या जम गई, मिट्टी जम गई। तो इस पार्टिकल और इसकी थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर आ गई है, इसके ऊपर और फाइन मिट्टी जम गई, इसके ऊपर और फाइन बन गई, और सबसे ऊपर क्या मिले, आपके ह्यूमस मिले हैं। तो क्या है यहाँ पर आपके क्या है, पार्टिकली बैदरिंग, यानी कि ऐसी चट्टान मिलेगी जो टूटी है पर पूर्णतया कंपोज नहीं हुई है, और लास्ट में वही आपको पूरी पूरी रॉक मिल जाएगी। तो ये चीज समझ में आई या नहीं? हाँ ना में तो जवाब दिया करो मैडम। समझ में आए तो मैं ना का मतलब क्या समझूं? आपने तो वही वाली बात कर दी, अब मैं क्या बोलूं? फिर कहोगे कि मैडम आप पता नहीं क्या। नहीं समझ में आ गया। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ यहाँ तक, जो थोड़े से बड़े होंगे उनकी जड़ कहाँ तक जाएगी, नीचे तक, जो बहुत बड़े होंगे उनकी कहाँ तक जाएगी, आगे। इसके बाद पौधों की जड़ नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे एज इट इज याद रख लेना। अब हम बात करते हैं आगे। ये हो गया, अब ये नहीं हुआ है, ये देखो टेक्सचर, ठीक है। जो आपका सॉइल का टेक्सचर होता है उसके आधार पर, टेक्सचर में बताया है, टेक्सचर क्या बनावट होती है, साइज, ठीक है, मोटा है, पतला है, या बिल्कुल पतला है, थिन है, बहुत ज्यादा मोटा है। अब आप लोगों ने जब डिपॉजिट ऑफ क्या पढ़ा था, ओशन डिपॉजिट पढ़े थे, तो ओशन डिपॉजिट में मैंने अवसाद के प्रकार बताए थे। सेम अवसाद के प्रकार वहाँ यहाँ भी वही होंगे। जरा मुझे बताओ तो अवसाद के प्रकार कौन कौन से थे? मैं तो आ नहीं रहा था, एक एक्सक्यूज आ गया है, दूसरा बताओ। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, वो लास्ट में सबसे पहले था। याद आया या नहीं आया? मड तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया था कि मड क्या थे। वहाँ के जो मड थे वो क्या थे, समुद्री जीव जंतु थे। यहाँ के मड भी वही होंगे जो धरातल के जीव जंतु, जिसमें आप भी ऐड हो सकते हो। पशु पक्षी के भी क्या होंगे, अवशेष होंगे। जीव जंतु, मोटे मोटे पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, पेड़ों की छाल गिर गई जमीन में, वहीं पर ही क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, वो भी क्या मिल गई, मिट्टी में मिल गई, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, सबसे पहला जो मृदा हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम तीन ही लेते हैं, एक क्ले लेंगे, एक सिल्ट लेंगे और एक सैंड लेंगे। इसके अलावा उससे पहले जो बताए थे कौन सी थी, बजरी, जिसको ग्रेवल कह रहे हैं, और उससे पहले था बड़ा बोलास्म, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा जो टेक्सचर है, अब यहाँ देख रहे हो क्ले का साइज देखो छोटा है, क्ले के साइज से बड़ा कौन है आपका, सिल्ट, और सिल्ट से बड़ा है आपका सैंड। अब जरा मुझे इनके साइज के नाम बताओगे, कितना परसेंट होता है, कुछ mm में ये बताया हुआ है, और ये पेपर में पूछा जाता है। पीछे 2017-18 में साइज पूछ लिया गया था, और अब तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये बता देंगे साइज के आधार पर क्या करो, इनको मिलाओ। और सॉइल से पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सॉइल चैप्टर छोड़ देते हैं। तो आप लोग सॉइल चैप्टर पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर या 2 नंबर गेन आप कर सकते हो। सॉइल पता होगा आपको, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कौन सी वनस्पति उगेगी वो भी बता सकते हो ना। तो कितना काम का आया, समझ के साइज बताओ मुझे, बता दोगे नहीं? 0.002 mm से कम, मिनिमम तो इतना हो, सॉरी मैक्सिमम तो इतना होगा, मिनिमम इससे कम भी हो सकता है। 0.002 से 0.02 तक का साइज क्या होगा आपका, सिल्ट का होगा। इसके बाद 0.2 और इसके बाद 2, ये बजरी और ये बहुत आगे चला जाता है। तो इसी में हम इनका साइज जो वैरी कर रहे हैं 2 तक ले रहे हैं। इसमें आपका होगा माइक्रो, यानी कि एक बहुत बारीक बजरी, एक सूक्ष्म बारीक बजरी, ऐसे करो, सॉरी ग्रेड, ऐसे करके आएंगे। तो आप इसका पूरा साइज लिख लो। इसका जो दे रखा है इन्होंने वो है 0.5 का, और इसके बाद जो बढ़ता है 0.5 से 2 तक का चला जाता है। बजरी का साइज 2 से ऊपर चला जाता है। तो ये जो है आपके mm में है। यहाँ पर देखो सॉइल टेक्सचर इज द क्या है, फाइनेंस ऑफ बोरेक्स ऑफ सॉइल, क्या किले पाउडर देखे हो घर में, टैल्कम पाउडर। एक आता है कूल वाला, कूल वाला छूओगे तो दरदरा होगा, है ना। और जो फेस में लगाने वाला होता है, फेस वाला पाउडर बहुत पतला होता है ना।
जो वो फेस पे लगाने वाला पतला पाउडर है उसको आप क्ले समझ लो। जो आपका डेल्कम पाउडर, डेल्कम नहीं कहेंगे, जो आपका कूल में ठंडा ठंडा पाउडर होता है उसको आप ये समझ लो सिल्ट। इसके बाद जो नमक मिल रहा है उसको समझ लो आपका सैंड। आगे बात समझ में। तो आपके ये क्या है, मृदा के टेक्सचर है जिसके आधार पर हम मृदा को बांटते हैं, क्ले, सिल्ट और सैंड। अब जिस मृदा में मात्रा भी तो इनकी अलग अलग होगी, किसी में सैंड ज्यादा पाया जा रहा होगा, किसी में सिल्ट, किसी में क्ले। सैंड में पानी को धारण करने की क्षमता नगण्य होती है, बहुत कम होती है। रेत कभी भी पानी को अवशोषित नहीं करती, मतलब धारण करके नहीं रखती है। जब ये धारण नहीं करेगी तो इसके पीछे थोड़ा सा सिल्ट क्या होगा, पानी को कैपेसिटी यानी कि पानी को कैप्चर करने में थोड़ी सी इसकी क्षमता क्या होगी, सैंड की कंपेयर में बढ़ जाएगी। और क्ले की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल कभी कभी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में दे देंगे कि निम्न में से निम्न मृदा प्रकार, यानी कि नाम दे दिया, सैंड में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है, क्ले में जल धारण क्षमता निम्न स्तर की होती है। तो इसमें क्या बताना है आपको, निम्न पहला सही है, दूसरा सही है। तो इसमें क्या होना चाहिए आपको, इनके साइज के साथ साथ इनके गुण के बारे में भी पता होना चाहिए। ये वाली चीज बात क्लियर हो गई। मैं लिखवा कुछ नहीं रही हूँ अभी टाइम देखेंगे, बचता है फिर हम इसको लिखवा भी देंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए आपको 2 दिन यानी कि 3 घंटे मिले। देखो जो अभी क्या बताया था आपको, टाइप बताए थे स्ट्रक्चर के आधार पर। टाइप्स कितने उसकी हो रही है, 3। कौन कौन सी है, क्ले, सिल्ट और सैंड। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या, क्ले, सैंड, सिल्ट? क्ले दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। आगे क्लिक करो, सैंड भी दिख रहा है, 3 चश्मा लगा लो जिसको नहीं दिख रहा है। तीनों दिख रहे हैं। अब क्या एरो दिख रहा है आपको, और नंबर्स दिख रहे हैं कहीं? नंबर्स क्या दिख रहे हैं, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक, तीनों में दिखे। समझाएं इसको। एक आदर्श चीज में तो होती है, जैसे आदर्श लड़की, आदर्श लड़का, आदर्श बहू, आदर्श सास, आदर्श पिताजी, सास नहीं, देखो साइमा सास के नाम से डर गई। तो आदर्श, तो यहाँ पर आदर्श मिट्टी में तो हम पढ़ेंगे आदर्श मिट्टी के गुण क्या होते हैं। यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ क्ले, जहाँ क्ले की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, यानी तो उस मिट्टी में क्या होगा, वो क्ले की मात्रा बहुत अधिक होगी। अब जिसमें क्ले की मात्रा अधिक है उस मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता बहुत होती है। जहाँ पानी को धारण करने की क्षमता होगी तो वैसी मिट्टी चिपचिपी होगी ना बहुत ज्यादा। और यहाँ पर सिल्ट, जहाँ जहाँ सिल्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इसकी कंपेयर में पानी धारण करने की क्षमता घटती जाएगी। अगली क्या है आपका, सैंड, बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ पानी वो सैंड की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि पूरी सैंड है, यहाँ पर क्या होगी, पानी धारण करने की मात्रा कम होती जाएगी। अब देखो यहाँ पर सैंड क्या है, 100% है, और इधर पर आओ जरा 80 से 90 में, तो आपकी क्या मिल रही है, क्ले मिल रही है ना इसमें। और इधर जाओगे तो सिल्ट मिल रहा है, और ऊपर जाओगे तो क्ले मिलता जा रहा है। तो जो आपकी सबसे बेस्ट मृदा होती है, 3 टाइप तो आपने पढ़े, कौन से पढ़े, क्ले, सिल्ट और सैंड। एक शब्द इसमें आपका आ रहा है लोम, ठीक है, लोम दिख रहा है नहीं। तो सबसे बेस्ट मृदा ये होती है जिसको कहते हैं दोमट मृदा, ठीक है। दोमट मृदा वो होती है जिसमें सैंड भी होगा, क्ले भी होगा और सिल्ट भी होगा। अब इनका क्या होता है, रेशियो रहता है, रेशियो रहेगा। देखो रेशियो में दोनों में बता दे रही हूँ, 40, 30 और 30। कहीं कहीं आपको मिलेगा 40 क्ले का, 40 सिल्ट का, और बाकी जो बच रहा है सैंड, कितना बच रहा है, 20% सैंड का। तो दोनों ही डेटा ऐसे दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखो क्ले लूम, यानी कि ऐसी लूम जिसमें क्या होगी, क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी। लूम वो वाली मात्रा जिसमें क्या होगा, क्ले ज़्यादा नहीं है, सैंड और ये क्या है, सिल्ट समान मात्रा में होगा। तो ये वाली मृदा वही है दोमट मृदा, जिसको हमने ये रेशियो दिखाया है। लोम मतलब दोमट मृदा। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे, अब यहाँ पर देखो 40 और 30 के बीच में आ रहा है
ठीक, यहाँ पर देखो 60 और 70 लगभग, और यहाँ देखो 60 और 50 के बीच में, तो ऐसे जा रहा है। तो ये जो रेशियो बन रहा है, तो एक्चुअल में जो आपकी मृदा कहते हैं वो किसी को कहते हैं, जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है उसमें क्ले, सिल्ट और सैंड तीनों इसी रेशियो में पाए जाते हैं। यानी कि आपकी कौन सी मृदा से लेके क्ले लोम से, यानी कि सैंड लोम से लेके क्ले लोम तक जलोढ़ मृदा में गुण पाए जाते हैं। ये दिख रहा है ना सैंड लोम, और सैंड लोम से पूरा आप कहाँ जाओगे, सैंड लोम से क्ले लोम तक जितने भी गुण मिल रहे हैं आपको किसमें मिल रहे हैं, जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, दोमट मृदा। वैसे तो नॉर्मली है, जब आप मृदा पढ़ोगे तो भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहीं कहीं जलोढ़ का नाम ना देके क्या कह देते हैं, दोमट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दोमट को सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, लोम। समझ में आ गया। तो आप मृदा के टेक्सचर के आधार पर क्या करोगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। कौन कौन सा, सैंड, सिल्ट, क्ले और लोम। लोम कौन सी, जिसमें ये तीनों मृदाई क्या होंगी, मिक्स्ड अप होंगी। आगे बात समझ में। तो दोमट मृदा में तीनों ही मृदा के गुण पाए जाएंगे। रेशियो क्या था, 40-40 और 20, 40-30-30। क्ले सबसे ज्यादा रहेगा सब में, ठीक है। 2 जगह है, एक एनसीईआरटी का डेटा है, एक आपका नॉर्मल उसका डेटा है। एनसीईआरटी का जो डेटा है वो 40-30-30 का है, और जो नॉर्मल डेटा है वो 40-40 और 20 का है। ठीक, कंफर्म हो गया। आगे बढ़े। अब तक जो पढ़ाया उसमें कुछ ना समझ में आया हो तो पूछो। क्ले 40 है, सिल्ट किस में पूछ रहे हो, 40-40 दोनों में लिख लो, 40-40 और सैंड 20। बेटा सब है, क्यों फोटो खींच रहे हो। क्या तुम लोग को अच्छा ये बताओ, जो पीडीएफ तुम लोग को दी जाती है, जो पिक्चर्स पढ़ाते हैं दिखाते हैं वही होती है या अलग होती है, तो फिर क्यों लेते हो। ये तो मैं समझाने के लिए, देखो लिखा हुआ, देखो नॉर्मल में बताऊं, ये मेरी कमजोरी समझ लो, लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ा सकती। बोर्ड पे लिखा हुआ जो रहता है ना, उसको कहो कि मैडम आप पढ़ा दीजिए, वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती। ये मेरी कमजोरी है, मुझे लिखा हुआ नहीं समझ आता। मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैं देख के पढ़ा रही हूँ, और एक शिक्षक की वो क्वालिटी नहीं होती। टेक्सचर का हो ही गया, डेफिनेशन हो ही गई है, क्ले का साइज भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। ये वही है जोन जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियाज मेजर सॉइल। टाइम कितना हुआ है अभी तो बहुत टाइम है। अब ये बताओ, जितना पढ़ाया है उतना लिखवाना है, 15-20 मिनट में लिखना चाहो तो लिख लो। है लिखा दूं, चलो जो पहले बताया है पहले उसको लिख लो, फिर हम इस पर आ जाएंगे। पर 15 मिनट में लिखना होगा, 15 से 20 मिनट में। ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा। पहला कौन सा टॉपिक था हमारा आज, पहले तो मृदा ही लिख लो। हेडिंग डाल रहे हो, मृदा डाल लो, ठीक है, डाला हुआ है। मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण में कार्बनिक, अकार्बनिक तथा जैविक, मृदा के निर्माण में कार्बनिक, अकार्बनिक तथा जैविक क्रियाओं का योगदान है, क्रियाओं का योगदान। देखो ये जो लिखाई हुई लैंग्वेज है, ये बुक की लैंग्वेज से सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मेरे खुद के शब्द होते हैं, ठीक है। सुन लिया हो कि नहीं। कार्बनिक, अकार्बनिक तथा रासायनिक क्रियाओं का योगदान है मृदा के निर्माण में, मृदा के निर्माण में चट्टानें, मृदा के निर्माण में चट्टानें प्रमुख भूमिका निभाती हैं, चट्टानें प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
भूमिका निभाती हैं। अपक्षय, अपक्षय की क्रिया के कारण, अपक्षय की क्रिया के कारण इन चट्टानों पर, अपक्षय की क्रिया के कारण इन चट्टानों की टूट फूट, इन चट्टानों की टूट फूट के साथ मलबे में परिवर्तन, अपक्षय के साथ टूट फूट तथा मलबे में परिवर्तन, मलबे में परिवर्तन तथा इसका रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक घटकों का, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक घटकों का, जैविक अपघटकों के द्वारा, जैविक घटकों के द्वारा इसका अपघटन, रासायनिक कैल्शियम तथा जैविक घटकों के द्वारा इसका अपघटन में घटकों के द्वारा इसका अपघटन। आग काट दो ना, फिर और क्या दिक्कत है, ऐसे कह तो पूरा काटना पड़ेगा। जैविक घटकों द्वारा अपघटन, अब जैविक अपघटकों द्वारा किसका अपघटन होगा? जैविक पदार्थों का। और जैविक पदार्थों में कौन आएंगे आपके? जीव और जंतु। जहाँ दो आप बीच में लिख लो जीव और जंतु ब्रैकेट में। अब डालो मृदा निर्माण में सहायक तत्व। वही सहायक तत्व में पहला क्या है आपका? पैतृक चट्टान, दूसरा क्या है? क्लाइमेट, तीसरा क्या है? टोपोग्राफी, जिसको कह रहे हैं आप आकृति स्थली। ठीक है, पहला है आपका पैतृक चट्टान, सहायक कारक, मृदा निर्माण में सहायक कारक। पहला है पैतृक चट्टान, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है आपका भू आकृति, जिसको ट्रोपोलॉजी कह रहे हैं। भू आकृति, क्लाइमेट जलवायु, भू आकृति, उसके बाद जीव और वनस्पति, चट्टान हो गए, क्लाइमेट हो गए, टोपोलॉजी हो गए, प्लांट्स हो गए, टाइम हो गया, और 5 हो गए, 6, 5 घटक है, 5 है, 6, 5 है, ठीक है। और समय लिख लिया, ठीक। कभी कभी इसी के साथ छठवा दे देते हैं तो वो आपके सूक्ष्म जीव दे देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव लिख लो या ह्यूमस लिख लो, तो उसकी लिखना चाहो तो लिख लो। फिलहाल ये ठीक है, इसी में आ जाता है जीव में या फिर ह्यूमस आ जाते हैं। अब इसको ये बताओ अलग अलग लिखवाना है या ऐसे ही नोट्स में मिल जाएगा? इतना लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझ गए हो तो बता दो, नहीं समझे हो तो मैं बता दूँ। और समझ गए ना? टेट्रा कैसे होता है? क्योंकि देखो मेरी जो रॉक्स होती है वो अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा बनी होती है। नीस, ग्रेनाइट और क्या मिलता है? सिल्ट। ये चट्टानें होती है, जब इनका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा भी होती है। तो जहाँ जिस मात्रा की क्या मिलेंगे, चट्टानें अधिक पाई जाएंगी, उसी मिट्टी में उसी की मात्रा ज़्यादा होगी। वर्षा और ये सब हो गया। अगला क्या बताया है आपके? कंपोनेंट्स क्या क्या है मृदा के? कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो इसको कैसे लिखेंगे? मृदा का घटक है ना, मृदा के घटक। कौन कौन से मृदा के घटक? अरे अभी रेत कहाँ गया? अभी आपके खनिज आ गए, जल, वायु, सूक्ष्म जीव, है ना। लिखो मृदा के घटकों में खनिज पदार्थ कितना परसेंट है इनका? 45 से 55। तो आप 45 से 55 में क्यों कह रही हो? ये सेफ जोन में रहते हो आप। समझ में आ
गया या फिर लगभग लगा दिया ना, तो 45 से 55। उसके बाद अगला क्या था आपकी? जल। जल 25%, वायु 25%। उसके बाद क्या थे आपके? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इसमें 5% दे रखे थे। अगर आप इनका परसेंटेज थोड़ा सा कम करना चाहो तो आप पूरा 5 ना लिख के ऐसे कर लो, 2 से 5 मत करो, 2 से 4 तक करो, क्योंकि अगला हम 1% कौन सा लेंगे? सूक्ष्म जीव, जिसमें सबक, कवक और शैवाल, ये भी तो हमारी मृदा के पार्ट है। आगे बात समझ में? कवक और शैवाल, सूक्ष्म जीव 1% ले लो, 1 से 2 में डाल लो और उधर डाल लो 2 से 4 या 3%, ठीक है? क्योंकि ये डेटा हम जो पिक्चर्स होती है नेट पे अवेलेबल होती है, एज इट इज उसको प्रेजेंट कर देते हैं। आपको क्या करना है? अपना एक सेफ जोन में रखना है। इसके बाद क्या पढ़ा गया था? टेक्सचर, है ना? मृदा के टेक्सचर, टेक्सचर को उसमें हिंदी में क्या कहेंगे? क्या? साइज, संरचना, संरचना बोलो, संरचना के आधार पर, ठीक है? हाँ, तो मृदा की संरचना के आधार पर मृदा की संरचना लिख लो ऐसे। मृदा की संरचना, तो संरचना में अगर लिखोगे तो पहला ऊपर से पूरा ही लिख लो, बजरी, रेत, सिल्ट, सिल्ट को गाद बोलते हैं हिंदी में, रेत, बजरी, रेत, सिल्ट, सिल्ट को हिंदी में गाद बोलते हैं, गाद, गाद, गा पे आकर गंगा और गाद के बाद लिखो क्ले, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? चीका, चीका मिट्टी बोलते हैं ना, चीका। क्ले को इंग्लिश में याद रखो तो बहुत सही है। कुछ चीजें नॉर्मल तो क्ले ही बोलते हैं, मृदा, गाद को भी क्ले बोल देंगे, इसको भी क्ले बोल देंगे, बस जो रेत होती है ना उसको अंतर कर पाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट बन गए हो, तो उस साइज के हिसाब से क्या कर रहे हैं? उसको काट रहे हैं। हम तो ये पूरी मिट्टी को मिट्टी बोल देते हैं, हाँ, तो सॉइल का ये पार्ट है ना, उसके अंदर है ना, उसके अंदर है। क्लियर हो गया? क्लियर के बाद क्या रह गया? मड, जिसको हम कहते हैं पंख, सबसे छोटा साइज है मड का, जिसको हम कहते हैं पंख। अब हम जो सॉइल में पढ़ रहे हैं, अब ये जो 3 हैं उसको ऐसे एरो बनाओगे, कैसे बनाओगे? कुछ, अरे भैया रुक जाया करो थोड़ा सा, ऐसे करके, जिसमें क्या आएगा आपका? सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, ठीक है? इसी तीनों को लिख लोगे कि आपके जो ये मृदा है और इनका साइज आगे लिख लोगे। इसके बाद आप लिख लो क्या थी दूसरी? डोम, जिसको दोमट कह रहे हैं, दोमट लिखो, दोमट में लिख लो आगे आगे, दोमट में कहाँ से लिखवा दे रहे? दोमट प्राय साइज बता दूं, भूल गए तुम लोग? लिखना है ना, 0.002 से कम। जो सैंड का है वो 0.02 से लेके 0.002 सैंड आएगा बेटा ऊपर। फिर अब यहाँ पर 0.02 से लेके 5 तक कर लेना, क्योंकि आगे हम इसको क्या कर रहे हैं? और ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं, mm कर लेना, 0.05। अब लिखो दोमट, दोमट मृदा, दोमट मृदा में प्रायः क्ले, सैंड और सिल्ट। दोमट मृदा में प्रायः क्ले, सैंड और सिल्ट। अगर शॉर्ट में लिखना है, बहुत शॉर्ट में लिखना है, तो इसको ऐसे कर लेना और इसको लिख लेना लोम है या ल्योम है? LOAM, लोम, जिसको कह रहे हैं हम दोमट।
और भी कुछ कहते हैं, अभी विभिन्न विभिन्न नाम है, वो नाम भी बताए जाएंगे। अगर ऐसे लिखना है, दोमट मृदा में प्रायः हाँ हाँ 2.02 से लेके 0.002 ऊपर जाते जाते साइन बढ़ता जाएगा। दोमट मृदा में प्रायः क्ले, सैंड और सिल्ट का मिश्रण उपस्थित होता है, जिनका अनुपात क्या लिखोगे? क्ले 40, बाकी सिल्ट और सैंड 30-30। हाँ 30-30 क्ले 40 ऐसे हो गया बेटा। अब क्या था? मृदा के संस्करण, हॉरिजॉन ऑफ सॉइल, मृदा के संस्करण, हॉरिजॉन ऑफ सॉइल। एक बी पहले लिखो ओ संस्करण, यानी कि ओ हॉरिजॉन, ओ लिखो ओ संस्करण। हाँ संस्करण तो ये होता है जब किताबों का जो फिर मॉडिफाई होके फिर नया आता है तो उसका नया संस्करण आया है, कहते ना, वो संस्करण नहीं है। संस्करण यानी कि जो स्तर है, लेयर्स हैं। नहीं लिख पा रहे हो तो मृदा की परतें ऐसे कर लो। तो पहले ओ परत लिख लो। ओ परत क्या कह रहे हैं? ये मृदा में सबसे ऊंची परत होती है, यह मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है नॉर्मली, ठीक है, जिसको आप आंखों से देख सकते हो, जिसमें पौधे वृद्धि करते हैं। कि नीट वाले बच्चे बहुत जल्दी आ जाते हैं। जिसमें पौधे वृद्धि करते हैं। अब लिख लो ए संस्करण। ए संस्करण ओ संस्करण के नीचे वाला संस्करण है, जिसमें खनिज तथा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। जिसमें खनिज तथा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। उससे नीचे वाला ए, जिसमें खनिज तथा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। अब तुम लोगों ने ई पढ़ा है तो चाहो तो ई लिख लो। लिख रहे हो कि नहीं? ह्यूमस को इंग्लिश में ह्यूमस ही कहते हैं, हिंदी में ह्यूमस ही पढ़ा है बना। और वैसे क्या कहते हैं? जीवावशेष कहते हैं। जीवावशेष, हाँ जीवावशेष को लिखने से अच्छा है आप ह्यूमस ही लिख लो, ह्यूमस ही पढ़ लो, पेपर में भी ह्यूमस ही लिख के आता है। अगला लिखो ई। वैसे ई नाम का कोई नहीं है, सुन रहे हो? वैसे ई नाम का कोई नहीं है, बस हमने ई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो है संक्रमण जोन, यानी कि क्या कर रहा है? दो लेयर को आपस में जोड़ रहा है, दोनों की क्वालिटी दिखा रहा है, किसकी? ओ ए और बी की, ठीक है। हाँ ई लेयर, इसमें और एक हाँ अब इसमें लिखो ये लेयर मुख्यतः कोई लेयर नहीं है, ये लेयर प्रायः कोई लेयर नहीं है। लेयर को ये परत लिख लेना हिंदी में, अच्छा। प्रायः कोई परत नहीं है। इसमें ए संस्करण तथा बी संस्करण के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें ए संस्करण तथा बी संस्करण के गुण इससे ऊपर ए है, इससे नीचे बी है, ठीक है। इसमें ए तथा बी के क्यों? इसमें ए तथा बी के गुण विद्यमान होते हैं। अगला जाओ, बी के बाद सी, ओ सॉरी बी आओ, क्या है? बी लिखो, अब बी संस्करण, बी 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 लिखो, बी लिखो, बी ये संस्करण, इस संस्करण में
निक्षालित खनिज, इस संस्करण में निक्षालित खनिज, निक्षालित खनिज और दूसरी क्या है, निक्षालित खनिज के गुण पाए जाते हैं। बाकी आपका जो सी वाला आ रहा है ना, क्या है, कुछ अविघटित कण भी पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो। निक्षालित खनिज के साथ अविघटित अविघटित खनिज पाए जाते हैं। अगला लिख लो सी, सी संस्करण। सी को पी नहीं कहते बेटा, डी को पी, आर कहीं पी होगा कहीं आर होगा, दिखा दूं? ठीक है, सी देख लो, सी देखो, इस संस्करण में प्राय अब इसको बहुत उसमें कैसे बहुत ऐसे शब्दों ऐसे रॉक्स पाए जाएंगे जो कम विघटित हुए हैं। ठीक है, इस संस्करण में प्राय कम विघटित या कम अपक्षित चट्टानें पाई जाती हैं, कम विकसित तथा अपक्षित चट्टानें पाई जाती हैं। डी में लिख लो, और डी को ही पी भी कहते हैं और आर भी कहते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है ना आर, पेपर पे कभी कभी डी भी दे देंगे, ए बी सी और डी। आर भी कहते हैं यानी कि रॉक, और पी भी कहते हैं। पी क्यों कह रहे हैं? पैरेंटल रॉक है। अब लिख लो आपका क्या है आर, आर बी, किसी के नाम करना स्लैश स्लैश करके लिखो, डी स्लैश आर स्लैश डी, कोई भी नाम से आ सकता है, तो आप दोनों नाम याद रखो। ये प्राय मुख्य चट्टान है, ये प्राय मुख्य चट्टान है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ों की ग्रोथ कहाँ तक रहती है, बताओगे कहाँ तक? बी तक रहती है, पर जो आपके कहाँ होंगे कटीले पौधे होते हैं उनकी वहाँ बी तक भी सी तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि सी में भी क्या है मिट्टी है और कम चट्टाने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? सी तक तो पहुँचेगा ही नहीं, हाँ बी तक ही रहेगा। बी में भी क्या आते हैं, थोड़े थोड़े चट्टाने आ जा रही हैं। अब हम बात करेंगे भारत के मृदा। ओके, ये प्राय मुख्य चट्टान है, यानी पूरी तरह चट्टान है। इसके बाद आपकी मिट्टी नहीं पाई जाएगी, वो चट्टान पाई जाएगी जिसमें सर मारोगा सर भी फट जाएगा। वेरी गुड। चलो अब हेडिंग डालो, भारत की प्रमुख मिट्टियां। मेजर सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख मिट्टियां। नेक्स्ट पेज पे डालो। ये तो आपको पूरी मिट्टियों की गुणवत्ता बताई गई थी, चाहे आपके वर्ल्ड में हो चाहे भारत में हो, कैसे कैसे मिट्टियां पाई जाएंगी। अच्छा ये बताओ, मिट्टियों का टाइप और मिट्टी का पैटर्न सेम है या अलग है? अलग जिसने बोला है पहले वही बताएगा क्या है। पैटर्न में क्या मतलब है? हाँ हाँ, ये टाइप में आएगा या पैटर्न में आएगा? पैटर्न में क्या आएगा? पैटर्न सेम होगा। ठीक है, समझ में आएगा? पैटर्न मैंने क्यों बोला अभी? टाइप अलग अलग होंगे पर पैटर्न सेम होगा। ये जो वो आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन बताए थे, ये चाहे ब्लैक सॉइल में जाओ, चाहे लैटराइट में जाओ, चाहे जलोढ़ में जाओ, पैटर्न सबका सेम यही मिलेगा, पर टाइप ऊपर मिट्टी के अलग मिलेंगे। समझ में आ गया? डिफाइन कर लोगे, कभी पैटर्न पूछा जाएगा या टाइप पूछा जाएगा। टाइप अलग अलग होंगे मिट्टी के, पर पैटर्न सब सेम ही फॉलो करेंगे। आ जाओ, भारत में मिट्टी बात करते हैं। विश्व में कितनी मिट्टियों के प्रकार है? कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं विश्व में? विश्व में मिट्टियां जो पाई जाती हैं वो 11 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, यूएसए का जो संस्थान है उसने बताया है, तो 11 प्रकार की मिट्टियां दी हैं। लिस्ट में आपको दे दिया जाएगा कौन सी लिस्ट भारत से मैच कर रही है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो और
भारत में जो क्या है ICAR है या ICAR है, क्या है बताओ, पता है? भारतीय कृषि अनुसंधान या अनुसंधान संस्थान ICAR, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और क्या है इसका स्थापना हुई है 1986 में। इसने भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां बताई हैं? यहाँ कितने प्रकार की दिख रही है आपको? 6 तो ये मुख्य है। इसके बाद एक पर्वतीय और आ जाती है, वो सॉरी आपकी दलदली मिट्टी भी आ जाती है, और इसी में आपकी मरुस्थलीय मिट्टी भी आ जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी दी है और इसी में आपकी लवणीय मिट्टी। तो ये सारी मिट्टी हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाती है हमारी 8 मिट्टी। अब 8 मिट्टी के प्रकार में दिखाएं या आगे चले? दिखाइए। पहला है आपका एलुवियल सॉइल। आज पिक्चर्स बहुत आई है ना, पिक्चर्स रोज आती हैं, पर जिस दिन आप लोग पढ़ते नहीं हो ना उस दिन मेरा मन करता नहीं। आज पढ़ रहे हो शांति से तो कर रहा है बताने का। पहली आपकी एलुवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। देखते जाओ, बाहर मत देखो पलक। दूसरी आपकी ब्लैक सॉइल, वो कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तीसरी आपकी है रेड सॉइल या फिर येलो सॉइल। चौथी आपकी बता दूंगी भैया, हिंदी वाला बता दूंगी, पीट प्रजा या मैसेज। अगली है आपकी, हिंदी में भी यही नाम है, लैटेराइट, ठीक है। फिर है आपकी माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल जिसको शुष्क मृदा भी कहते हैं। उसके बाद हो गया आपकी लवणीय मृदा। तो हो गए 8 प्रकार, 4 इधर है और आपके 4 इधर है। तो भारत में जो ICAR उसने मृदा को बताया है वो 8 प्रकार की बताई है। क्षेत्र कहाँ है वो देख लो। पर्वतीय मृदा आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पर्वत होंगे। तो भारत में पर्वत हिमाचल में है और आपके सिक्किम में और आपके अरुणाचल प्रदेश में। अब आप कहोगे मैडम पर्वत तो आपने यहाँ भी पढ़ाए थे, पर्वत आपने यहाँ भी पढ़ाए थे, पर मृदा यहाँ भी बता रहे हो। तो ये वाली पर्वतीय मृदा दूसरी है, ठीक है। मृदाओं के गुण के साथ साथ अभी बात करी थी कि उसमें क्या है, खनिज पदार्थ भी होते हैं। तो ये खनिज पदार्थों की मात्रा के आधार पर ही हम क्या करेंगे, मृदा को अलग अलग से डिफाइन करते जाएंगे। उसके बाद है आपने देखा कौन सी है, एलुवियल। और ये पर्वतीय मृदा, ये हिमालय और यहाँ भी आ रही है ना, ये कौन सी मृदा है, लगभग ये पर्वतीय मृदा के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद है आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बाद आपकी जो है आपकी रेड कहाँ चली गई, रेड ये मैं ऐसे बता रही हूँ। देखो सबसे ज्यादा क्षेत्र में मिल रही है आपकी, दूसरे नंबर पे मिल रही है आपकी, तीसरे पे मिल रही है आपकी ये। उसके बाद सब अलग अलग क्षेत्र में मिलती है, अलग अलग परसेंटेज। नॉर्मली पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र पे सबसे ज्यादा है। एलुवियल हो गया, रेड सॉइल हो गया, सॉरी रेड हो गया, रेड के बाद ब्लैक हो गया, एरिड यानी कि डेजर्ट। कहाँ पर मिलेगी आपके, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है आपका राजस्थान। इसके बाद आपका लैटेराइट मृदा हो गई, मिल गई। तो यहाँ पर आपको कितने प्रकार दिखे, 6 प्रकार ही दिखे, 1 2 3 4 5 और 1 6। मैंने कहा ये 6 प्रकार है। 2 प्रकार वो मिलता है, कौन सी, एक दलदली और एक लवणीय मृदा। ये 2 मृदा कहीं कहीं अलग अलग स्थान पे मिलती हैं। जैसे दलदली या लवणीय मृदा कहाँ मिलेगी, थोड़ा यहाँ पर जहाँ पर समुद्र ये आ रहा है। लवणीय कहाँ मिलेंगे, जैसे कच्छ के रण में और ये सब चीजें हो गई, यहाँ पर आपके लवणीय मृदा मिलेगी। ये चीज समझ में आ गई। पिछली बार मैंने इन बच्चों को ये सारे मैप बनवाए थे, याद है या नहीं? चरण पिछली बार के तुम कहाँ गए? चलो आप लिख लो भारत की मृदा। ICAR ने भारत की मृदाओं को ICAR ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है, जबकि विश्व में मृदा को 11 भागों में विभाजित किया गया है। ICAR ने भारतीय मृदा को हिंदी में लिख लो, अगर लिखना चाहो तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है।
विश्व में 11 और भारत में 8। ठीक है, 8 प्रकार की मृदाओं के पहले प्रकार लिख लो। पहला नंबर लिख लो जलोढ़ मृदा। पहली मृदा लिखो जलोढ़ मृदा। इंग्लिश वाले है नहीं आज, लिखना चाहो तो एलुवियल। एलुवियल। दूसरी लिख लो लाल मृदा। ठीक है, चला ना हिंदी में, लाल मृदा। ब्लैक, हाँ ब्लैक सॉइल। अब ये ब्लैक की भी क्वालिटी दे रखी है, डीप ब्लैक, शैलो ब्लैक, ब्लैक रेड मिक्स, है ना। रेड ब्लैक लिख ली, रेड ब्लैक दोनों लिख ली, लाल लिख लो ब्लैक यानी काली मृदा। काली मृदा के बाद लिखो लैटेराइट। लैटेराइट मृदा चौथी हो गई। पास में लिखो पर्वतीय मृदा। छठी लिखो मरुस्थलीय मृदा। छठी लिखो मरुस्थलीय मृदा। क्या बताइए? लैटेराइट, पर्वतीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय, लवणीय, लवणीय। अब लवणीय के बाद लिख लो कौन सी बची, दलदली मृदा या पीट मृदा। इसी को कहते हैं दलदली, दलदली या पीट मृदा। हाँ, आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे। टाइम है, टाइम की चिंता मत करो, टाइम तो पूरा दे रहे हैं, कितना बचा है। एलुवियल सॉइल, इसके बारे में पहले समझ लो, फिर लिखना चाहूँ, टाइम बचेगा तो लिख लेना, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। अब इससे हटा के मैं प्लेन वाले उस पर आता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए और मेरे लिए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है आपके? एलुवियल सॉइल, जिसका निर्माण मोस्टली किसके द्वारा हुआ है? आपके नदियों द्वारा लाए हुए अवसाद के जमाव से हुआ है। अब ये नदियों द्वारा लाई गई हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जलोढ़ मृदा। इस जलोढ़ मृदा में वो सारी ही मात्रा होती है जो चौथी बताई थी टेक्सचर के अकॉर्डिंग। कौन सी थी? दोमट, है ना, दोमट मृदा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं आपके? दोमट मृदा भी कहते हैं। दोमट मृदा के आधार पर इसको काप मृदा भी कहते हैं। नाम याद रखते रहना, काप मृदा भी कहते हैं। कछारीय मृदा भी इसको कहते हैं। अब ये नहीं जब कछारी आ जाए तो सोचो कच्छ का रण में होगी। ये कछारी मृदा भी किसका नाम है? जलोढ़ का ही नाम है। ठीक है, और भी लिखोगे, इतने ही नाम है। अभी जलोढ़ को आगे पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तब बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या है? जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, काप मृदा और कछारीय मृदा। कोई भी नाम आएगा किसका है आपका? सब जलोढ़ का है, यानी कि एलुवियल। इंग्लिश में सबसे अच्छा है एलुवियल। ठीक है, अब इसको किसके द्वारा लाया गया है? नदियों द्वारा। इसका क्षेत्र देखा जाएगा तो कहाँ पर? पंजाब है, राजस्थान, अरावली की किस साइड है? ये पूरा पश्चिम। देखो ऐसे कर रही है, अरावली का पूरब है। डायरेक्शन नहीं देखना है, बस इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। अरावली का पूर्वी साइड और राजस्थान, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं आपके? इसके साथ यहाँ देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ब्राउन वाला, ये जो आपके तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये मृदा आ रही है। और यहाँ देखो, अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ क्या कर रही हैं? अब साथ ला के डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो डेल्टा के क्षेत्र में भी कौन सी मृदा मिलेगी आपको? जलोढ़ मृदा मिलेगी। इसके साथ असम वाला जो क्षेत्र है, लगभग भारत का
कहीं कहीं 43% दे रखा है, कहीं कहीं 45 दे रखा है, कहीं कहीं 40% दे रखा है। ठीक है, तो ये वाले परसेंटेज अपने हिसाब से है। जलोढ़ मृदा का ये वो है परसेंटेज, 40% भी दे रखा है, 43 भी दे रखा है और 45 भी दे रखा है। बस आपको इतना याद रखना है, एक नॉर्मल 43 से 45% याद कर लो या 40 से 45% क्षेत्र याद कर लो, आप सेफ जोन में रह जाओगे। और उसके साथ अब ये जो मृदा है इसमें अभी मैंने आपको बोला था भारत में देखो नॉर्मल है NPK 4:2:1 अनुपात का होता है जो आपका यूरिया आता है। यूरिया में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास, इसी रेशो में पड़े होते हैं। भारत में मृदा में ये सारे गुण होते हैं। अगर ये सारे गुण होते तो हम यूरिया की आवश्यकता क्यों पड़ती? भारत में ये मृदा में इसकी कमी पाई जाती है। कहीं ना कहीं ये कम होगा, कहीं ना कहीं ये कम होगा, कहीं ना कहीं ये कम होगा। ठीक है, इसके साथ एक और बताया था क्या आपको, ह्यूमस। इन सब की ह्यूमस की और आपकी NPK की मात्रा भारत में मोस्टली मृदा में क्या होगी, कम होती है। अब जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा में आपका ह्यूमस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, फास्फोरस है और क्या है, पोटेशियम भी इसमें नहीं है। किसमें आपके जलोढ़ में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है। अगर मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कैल्शियम कण ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा कैल्शियम को कम करने के लिए? आपको कहने का मतलब ये, अगर मृदा अम्लीय या क्षारीय हो जाती है, मृदा की अम्लता और क्षारीयता किस पे डिपेंड करती है? पीएच मान सुने हो? क्या होता है पीएच मान और कितना होता है? अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 है तो इसका मतलब क्या होगा, मृदा कैसी है, उदासीन है, ना मृदा अम्लीय है ना मृदा क्षारीय है। अगर मृदा का पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा, कम, इधर का मतलब हम कह रहे हैं 6 या 6 से कम होगा तो मृदा कैसी होगी, क्षारीय होगी, अम्लीय होगी। वेरी गुड। और 7 से क्या होगा, ज्यादा, तो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय। यानी कि पौधों को उत्पत्ति, यानी कि पौधों के लिए जो आदर्श मृदा है उसमें पीएच मान 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए। अगर किसी मृदा का मान 6 से 5 है तो क्या होगी, मृदा सुटेबल है किसके लिए, पौधों के लिए। अगर 7 से ऊपर चला जाएगा तो मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीय। तो जहाँ मृदा क्या है, अम्लीय है, वहाँ पर क्या डाला जाएगा, चूना और जिप्सम, यानी कि अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए मृदा में चूना और जिप्सम डाला जाता है। क्लियर हो गया? तो जो आपके जलोढ़ मृदा है, ह्यूमस की मात्रा तो उसमें है ही नहीं। क्यों? नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, बहा के लाती हैं। और किसी भी वनस्पति को किसी भी मृदा में आप घटित होकर मिलने में टाइम तो लगता है ना, तो वो समय इसको नहीं मिलता है, इसलिए इसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जब ह्यूमस नहीं है तो नाइट्रोजन क्या होगा, ऑलरेडी खत्म होगा। ठीक है, मतलब खत्म होगा कि मतलब मात्रा रहेगी पर इसमें क्या रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। तो अगर कभी पूछा जाए, और जलोढ़ मृदा के भी आगे टाइप होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, याद है कि नहीं? बस ये समझ लो, फिर क्लास करते हैं खत्म, आगे करेंगे बात हम कल। ये देखो जलोढ़ को, जलोढ़ मृदा के जो प्रकार होते हैं, खादर और बागर सुने होंगे। खादर यानी कि नई मृदा, नई जलोढ़, और बागर यानी कि पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़, बागर कौन सा है, जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, तो पुरानी मृदा को हम बागर कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आपकी ओल्ड एलुवियल। और जो आपकी खादर है, खादर कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिखी गई खादर, बिल्कुल हाथ पे दिखी है मेरे, ये रही खादर। खादर वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, नदियों का पानी हर साल आता है, यानी कि ये है फ्लड प्लेन। क्या हो रहा है, यहाँ पर बाढ़ हर साल आती रहती है। तो ये हो गई आपकी नई जलोढ़, जहाँ पर नदियों का पानी पहुँचता ही नहीं है, वो क्या हो गई आपकी बादर, मतलब बाबर। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सी, देखो जलोढ़ मृदा पहली क्या है, उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है, क्योंकि ये तीनों ही मृदा के गुण लिए हुए हैं। कौन, क्ले, सिल्ट और सैंड।
पर यहाँ पर क्या होती है, अब इनमें भी पूछा जाएगा जलोढ़ में भी कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है या फसलों के लिए अच्छी है, तो आपका आंसर क्या होगा? नई जलोढ़ मृदा, जिसको इन शॉर्ट कह रहे हैं खादर। खादर क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ, मान लो ये क्या है, मैंने नदी बेसिन बनाया, यहाँ पर पुरानी क्या है, बागर, जो नदी का पानी नहीं आ रहा है, अभी नदी का पानी यहीं तक है, फिर नदी में जब पानी स्तर बढ़ा तो पानी का पहुँच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर नई मृदा क्या हो गई, नई मृदा की परत जम गई, फिर अगले साल फिर बाढ़ आई, फिर यहाँ पर नई मृदा की परत जम गई, तो यहाँ पर क्या होता है, हर साल खादर की क्या हो जाती है, परत जमती जाती है, और ये मृदा क्या होती है, कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है, जबकि ये बागर। अब प्रदेशों में बात करी जाए, जैसे जैसे पश्चिम से पूरब जाओगे सैंड की मात्रा कम होती जाएगी। आगे बात समझ में, सैंड क्या है, एक भारी पदार्थ है, इतना भारी भी नहीं है कि नदी ना बहा के ले जाए, पर वो जब नदी रुकती है, कहीं भी पानी थोड़ी देर थमता है, तो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, और जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नदी के साथ चले जाते हैं। क्ले की मात्रा सर्वाधिक पूछी जाएगी तो कहाँ मिलेगी आपको, डेल्टाई क्षेत्र में। क्ले मतलब सबसे बारीक मृदा, क्ले की मात्रा सर्वाधिक मिलेगी आपको डेल्टाई क्षेत्रों में, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाओगे किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, सैंड की। यानी कि आप कभी देखोगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या पश्चिमी राजस्थान का, मतलब राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकतर मोटे अनाज की खेती होती है, और जितना आप इधर जाओगे पूरब की तरफ उतना ही आपके ऐसे की खेती होती है जिनमें फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया धान, और इधर जाओगे तो मक्का और बाजरा। आगे बात समझ में, तो मिट्टियाँ कैसे फसलों को क्या कर रही हैं, क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता होनी चाहिए ना, तो पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको क्या है, सैंड की मात्रा मिलेगी ज़्यादा, जैसे जैसे पूरा बढ़ती जाओगे सैंड की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बताओ इसको लिखवाना है, वैसे तो लिखवाने का टाइम रहा नहीं है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। पूछा जाएगा पेपर में कि भारत में निम्न में से सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र में, आपका आंसर हो गया जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में वो दोमट मृदा भी कहते हैं, और दोमट मृदा में ऑलरेडी कौन से गुण होते हैं, जिसमें सिल्ट, सैंड और क्ले, ये तो सबको याद हो गया, इसकी मात्रा मिली हुई होगी। रट गया है, ऐसी सारी चीजें रट लो तो अच्छी बात रहेगी ना। क्या हो गया, आज ही आज रटा हुआ है, कल सब भूल जाओगे, घर जाके पढ़ लेना। वैसे तो मैं आज का जो टारगेट लेके आई थी, आज का पूरा टारगेट लेके आई थी कि आपको एल्यूवियल सॉइल भी पढ़ा दूंगी, ब्लैक सॉइल भी पढ़ा दूंगी और रेड सॉइल भी पढ़ा दूंगी। क्या हो गया?